रिदेश कुमार और आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल साइंस कैफे में। आज मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आप एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं लाइव क्लास पे आने के लिए। तो चूँकि मैं यूट्यूब पे अभी नया हूँ, मेरे पास सब्सक्राइबर्स एंड वॉच आवर काफ़ी कम है, तो जब तक आप मुझे उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुँचाएंगे, मुझे आप सब्सक्राइबर्स नहीं देंगे, तब तक मैं लाइव क्लास पे कैसे आ सकता हूँ। तो लाइव क्लास पे आने के लिए एटलीस्ट मुझे 1001 सब्सक्राइबर चाहिए। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द हम लोग 1000 के लिमिट पर पहुँचे और ऑनलाइन क्लासेस पे आ सकें। क्योंकि आप लोग अभी तक बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं एंड उनकी क्वालिटी एंड यूट्यूब के लाइव क्लासेस की क्वालिटी में काफ़ी अंतर रहता है, ये सॉफ्टवेयर वर्जन का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि अनइंटरप्टेड वीडियोस रेगुलर इंटरवल पे आपको मिलते रहें। चलिए अब आज इस चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज मैंने आपके लिए फिजिक्स क्लास 10th का इलेक्ट्रिक करंट से चैप्टर के टॉपिक लेकर आया हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब किन फैक्टर पे रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि द ऑब्जेक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर इन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वो ऑब्जेक्शन जो एक कंडक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है करंट के इलेक्ट्रॉन के फ्लो के पाथ में, उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस के बाद से आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी मैंने पहले ही बता दिया, इस चीज को आप पहले समझ लें, टॉपिक्स के साथ आप आगे भी समझ ही लेंगे फिर क्या होता है। सबसे पहले रेसिस्टिविटी मैंने पहले ही लिख दिया कि द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। इस डेफिनेशन का मतलब हुआ कि कोई भी आप सब्सटेंस ले लें, मतलब किसी भी सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी निकालनी है, तो आपको करना क्या है कि आप सपोज कॉपर का रेसिस्टिविटी निकालना है, सिल्वर का निकालना है, गोल्ड का निकालना है, आयरन का निकालना है, तो आप जिस सब्सटेंस की भी रेसिस्टिविटी निकालनी है उसका आप 1 मीटर लंबा पहले एक रॉड ले लीजिए, जिस चीज की भी निकालनी है, और उस 1 मीटर जो रॉड लंबा है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। मतलब जो उसका एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर जो एक रॉड का होगा वो आपको 1 स्क्वायर मीटर होगा। तो वो जो वैल्यू आएगी, कॉपर का अलग आएगा, सिल्वर का अलग आएगा, गोल्ड का अलग, आयरन का अलग, या जो मटेरियल आप लेंगे, तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसकी रेसिस्टिविटी कही जाएगी। बात हो रही है रेसिस्टेंस की और डेफिनेशन आपने पढ़ा रेसिस्टिविटी की, दोनों का अब लिंक देखिए कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि किन किन फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे आपने 8 क्लास में फ्रिक्शन पढ़ा था कि किस किस फैक्टर पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन आपने पढ़ा था सरफेस पे, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, मास ऑफ बॉडी पे। तो उसी तरह से रेसिस्टेंस भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई कितनी है, इस पे आपको रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आपको बता दे रहा हूँ कि ये लगातार 3-4 साल से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट। शॉर्ट में आपको अभी जो आप पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्हीं पे क्वेश्चन रहते हैं, और लॉन्ग पे आपको एक न्यूमेरिकल रहता है। बट कंटिन्यूअस आज के जो 3 स्लाइड्स हैं उस पे से एक ना एक क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, कोई भी अल्टरेशन कभी नहीं हुई। तो प्लीज इस टॉपिक को जरूर ढंग से पढ़ें। लेंथ ऑफ कंडक्टर आपका पहला है कि कंडक्टर के लेंथ पे आपको रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, कैसे वो देखेंगे अभी। दूसरा आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसका एरिया कितना है। इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जब तक मेंशन्ड ना हो तब तक आप कंडक्टर का शेप हमेशा सिलेंडर का मानेंगे।
एक सिलेंडर जो होता है ना वैसा होता है, मतलब उसमें एजेस नहीं होते हैं, सर्कुलर शेप का रहता है, लंबा सा एक सिलेंडर बनकर आता है, तो सिलेंड्रिकल शेप के रहते हैं until and unless मेंशन्ड हो कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगुलर है, तो स्पेशल वायर्स होते हैं। अदरवाइज जब भी कंडक्टर की बात होगी आप उसका एरिया जो निकालेंगे वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, सिलेंडर का। तीसरा होता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, कि कितने टेम्परेचर पे उस कंडक्टर को रखा गया था। एक टेम्परेचर की, जैसे किसी सब्सटेंस है उसका कोई अगर रेसिस्टेंस है तो वो फिक्स नहीं होता है, वो टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ता और घटता है। लास्ट है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि वो किस नेचर का कंडक्टर का मटेरियल है, यही आपका रेसिस्टिविटी आएगा। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है। जैसे आपको कहीं जाना है, सपोज यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको 40 किलोमीटर जाना है, आपने अपने गाड़ी में फ्यूल डाला 40 किलोमीटर के हिसाब से, आप गए और आपको डिसाइड हुआ, रास्ते में कॉल आ गया कि आप को अपनी जर्नी क्विट करके आनी पड़ी 10 ही किलोमीटर पे, तो क्या हो गया, आपका फ्यूल कंजम्पशन घट जाएगा या बढ़ जाएगा? ऑब्वियस है, लेंथ कम हो गया तो फ्यूल कंजम्पशन घट गया। आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने रास्ते में डिसाइड किया कि आपको अभी और दूर जाना है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या आप उतने ही फ्यूल में और दूर जा सकते हैं? नहीं, आपको और फ्यूल लेना पड़ेगा। मतलब मोर डिस्टेंस मोर फ्यूल, लेस डिस्टेंस लेस फ्यूल। तो उसी तरीके से कंडक्टर के लेंथ पे होता है कि ज़्यादा लंबा कंडक्टर है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, कम लेंथ का कंडक्टर है तो रेसिस्टेंस कम होगा। मतलब लेंथ पे रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो लेंथ जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनकर आता है आपको रेसिस्टेंस के। तो आप चलिए इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोग चूंकि मैथमेटिकल समझ सकते हैं कि क्या होता है, तो मैं उसे लिख कर बता दे रहा हूँ। लेंथ के साथ इसकी क्या हो गई, तो ये लेंथ बनकर आया, ये आपका लेंथ है, लेंथ के साथ क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, या ये कहिए इसे काटकर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इस तरह से आप फर्स्ट स्टेटमेंट को कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे लेंथ घटेगा रेसिस्टेंस घट जाएगा। सेकंड है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको आप ऐसे समझें कि आप एक छोटे कंजस्टेड सड़क पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस आपकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे जैसे सड़क चौड़ा होते जाएगा, जैसे आप गली मोहल्ले से निकल कर शहर के सड़क पे आते हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ सकती है। आप शहर के सड़क को छोड़कर अगर आप हाईवे पे आते हैं तो आपकी स्पीड और बढ़ जाती है, और वहाँ से अगर आप नेशनल वे एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं तो वहाँ की स्पीड और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सड़क की चौड़ाई ज़्यादा है, आपको कम ट्रैफिक मिलता है। तो वही चीज होता है कुछ रेसिस्टेंस में भी, कि जैसे जैसे एरिया बढ़ते जाएगा, सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करना है, 100 इलेक्ट्रॉन के लिए आपने 1 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया, और वही 100 इलेक्ट्रॉन के लिए आपने 500 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया, तो किससे ज्यादा आसानी में जाएगा, जिसमें आपको स्पेस ज्यादा है। तो वही कह रहा है कि एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा आपका रेसिस्टेंस जो है वो घटते जाएगा, और जैसे जैसे रेसिस्टेंस आपका बढ़ रहा है मतलब एरिया आपका घट रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए एरिया, एरिया के ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी यहाँ पे हम लोग अगर रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। मतलब एरिया बढ़ेगा रेसिस्टेंस घट जाएगा, एरिया घटेगा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये जो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये आप याद रखें। पहले वाले में मैंने क्या लिखा था, आपको लिखा था रेसिस्टेंस जो है
वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। फर्स्ट स्टेटमेंट ये था। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने आपको लिखा कि रेसिस्टेंस जो है वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आप सेकंड स्टेटमेंट से इस चीज को लिखें। थर्ड है आपका टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे देखिए क्या होता है, आपको भी मालूम है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी चीज एक्सपैंड करता है। एनीथिंग एक्सपैंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो मॉलिक्यूल्स या कंडक्टर है, अगर उसको हम लोग हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करेंगे। एक्सपेंशन मतलब क्या, एक दूसरे के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। तो उस कारण से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाइब्रेशन का जगह ज्यादा मिलता है, उनमें रैंडमनेस ज्यादा आ जाता है। उस रैंडमनेस के कारण से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं तो वो उन रैंडम इलेक्ट्रॉन से लगातार कोलाइड करता है और इस कारण से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है और घटाने से घट जाता है। तो ये क्या चीज का रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपसे लिखा भी है, हाई टेम्परेचर हाई रेसिस्टेंस, लो टेम्परेचर लो रेसिस्टेंस। वाई, ये मैंने अगले स्लाइड में लिख कर भी आपको समझाया है, अभी ओरली बता दिया। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ मटेरियल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज व्हाट इट इज मेड अप ऑफ। और यही चीज है ये रेसिस्टिविटी। जो रेसिस्टिविटी है ये वही चीज को नेचर ऑफ मटेरियल कहा गया। मतलब वो मटेरियल क्या चीज से बना हुआ, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये मतलब डिपेंड करेगा उस एलिमेंटल प्रॉपर्टी पे। जैसे आपको कोई चीज बताया जा रहा है, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो एक टॉपिक 10 स्टूडेंट्स को 100 स्टूडेंट्स को एक साथ बताया जा रहा है। किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को काफी देर से समझ में आता है, डिपेंड अपॉन व्हाट यू आर मेड अप ऑफ। तो आपकी आईक्यू लेवल पे वैसे ही किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया जाएगा तो कितना फ्लो करने देगा ये उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे आपको कॉपर लिया है, कॉपर का आप एक टेम्परेचर पहले फिक्स कीजिए कि आप कितने पे इसको टेस्ट करेंगे, 20 डिग्री पे, 25 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 100 डिग्री पे। जो भी टेम्परेचर, एक पहले टेम्परेचर फिक्स कर लीजिए और वहां से आप उसको मतलब आप जब करंट पास कराएंगे तो उसकी जो नेचर है वो पूरे दुनिया में उस टेम्परेचर पर उसी क्वालिटी के कॉपर की वही चीज रहेगा। अब उसी टेम्परेचर पे अगर आप आयरन में या एल्युमिनियम में करेंगे तो वो डेटा डिफरेंट आएगा। तो रेसिस्टिविटी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन वाला डेटा होता है जो कि साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट कर कर निकाल चुके हैं और हमें उसको एक टेबल के रूप में बुक में भी दिया हुआ है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक नज़र देख लीजिए हर मटेरियल्स की कि क्या होता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है किसी भी सब्सटेंस का जब उसका लेंथ 1 मीटर का हो और उसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो। अब इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप कुछ क्लासेस वेट करें ऑनलाइन, इसके लिए लाइव आना पड़ेगा। तो लाइव का मैं कुछ देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ अगर यूट्यूब पे आप लोग उतने सब्सक्राइबर पहुँचा देते हैं तो यूट्यूब पे ही लाइव आया जाएगा, अदरवाइज देयर इज सम डिफरेंट मेथड। इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको कहूँगा एनसीईआरटी के अलावा आप एस चांद या प्रदीप के बुक से जरूर बनाएं, क्योंकि हर बार इसका न्यूमेरिकल पूछा गया और टिपिकल थोड़े से न्यूमेरिकल हैं, बहुत भारी नहीं है लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा है। आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा, पहली बार में नहीं बनेगा, तो जरूर बनाइए और पूछिए। नेक्स्ट है आपका हाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेसिस्टेंस। यही जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा था, हाई टेम्परेचर हाई रेसिस्टेंस, लो टेम्परेचर लो रेसिस्टेंस। तो वही क्वेश्चन है कि टेम्परेचर का बढ़ना रेसिस्टेंस कैसे बढ़ाता है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मेटल्स एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के कारण से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स को अब ज़्यादा जगह मिल गए एक
दूसरे से वाइब्रेट करने के लिए, मतलब उनके बीच की स्पेस ज़्यादा होगी तो वो इधर उधर ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वो उस वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। कॉलिजन के कारण हीट होता है और करंट का लॉस होता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई एलवाइंग इज डन। एलवाइंग क्यों डन किया? तब आपको ना कनेक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इस बुक में पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही ये 2-4 छोटे छोटे टॉपिक्स का क्लस्टर है और क्वेश्चन इन क्लस्टर से बनकर आता है। कनेक्शन आपको बुक के अपने टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो थोड़ा समझ में आएगा। इसमें इस टॉपिक में काफी सारे क्रॉस क्वेश्चंस आपको एराइज होंगे जो आपको पूछना पड़ेगा ही। सो है व्हाई एलवाइंग इज डन। एलवाइंग क्यों किया जाता है? आपको मालूम है कि एलवाई क्या होता है? एलवाई इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, मेटल और नॉन मेटल। ये एक मिक्सचर होता है। तो एलवाइंग का बहुत सारा रीजन है। जैसे केमिस्ट्री में आपको इसी साल केमिस्ट्री मेटल और नॉन मेटल में एलवाइंग का रीजन अलग पढ़ेंगे। चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर बता रहे हैं कि एलवाइंग से मुझे क्या फायदा मिलता है। तो रेसिस्टिविटी ऑफ एलवाई इज मोर देन इट्स पेरेंट मटेरियल। जैसे आप जिस मेटल का एलवाई बनाए हैं उसके तुलना में इस एलवाई की रेसिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे आपने कॉपर और टिन का एलवाई बनाया, या आपने कॉपर और जिंक का एलवाई बनाया, तो ब्रोंज या ब्रास बनकर आया। तो इस ब्रोंज या ब्रास का रेसिस्टिविटी इसके पेरेंट मटेरियल जो कॉपर एंड टिन है उसके तुलना में ज्यादा होगा। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग सो इट डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। ये काफी मजबूत होते हैं। आप अपने घर के स्विच बोर्ड्स के अंदर या स्विच को ओपन करके देखें, पीछे से अगर खराब हो जाता है, जब नया लेते हैं तो पीछे पीला रंग का पीतल का होता है, ब्रास का होता है। ये ब्रास क्यों चूज किया गया? बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बार बार ऑन ऑफ करने से जो स्पार्क या आर्क प्रोड्यूस होता है वो उस पर खराब नहीं होता है। इट इज रेसिस्टेंस टू इट। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रास ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जबकि अगर वहां पर कॉपर किया जाता है तो कॉपर ऑक्सीडाइज करके कुछ अलग कंपाउंड बना सकता था। Desired resistivity can be obtained from alloy. Desired resistivity का मतलब होता है कि आपको जो रेसिस्टिविटी चाहिए वो रेसिस्टिविटी मिल जाता है। सपोज आपके पास कॉपर है, ठीक है, इस कॉपर की रेसिस्टिविटी मान लेते हैं 10 है। ऐसा होता नहीं, आप रेसिस्टिविटी देखेंगे टेबल में तो 10 जैसा कुछ है नहीं। कॉपर की रेसिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। एनीवे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और दूसरा रेसिस्टिविटी हम लेते हैं सिल्वर। सिल्वर का रेसिस्टिविटी मान लेते हैं हम लोग कि इट इज 8। अब आपको रेसिस्टिविटी चाहिए 9.2। अब कॉपर 9.2 से ज्यादा है, सिल्वर 9.2 से कम है, लेकिन आपको काम है 9.2 का, तो आप कैसे करेंगे? तो आप इन दोनों को मिला दीजिए परसेंटेज बदल बदल के। मतलब सिल्वर का परसेंटेज आप कम रखिए, कॉपर की परसेंटेज ज्यादा रखिए। तो आपको ना एक समय आएगा जब उस परसेंटेज को मिलाते जाएंगे तो आपका एक ऐसा एलवाई तैयार होगा जब आपको एग्जैक्ट 9.2 चाहिए। किसी को उस समय 8.3 रेसिस्टिविटी का चाहिए। अब सिल्वर 8.8 है और आपको चाहिए 8.3, तो उस 8 सिल्वर में थोड़े से कॉपर मिला देंगे, कॉपर 10 है तो वो उस रेशियो को खींच के कहाँ ले जाएगा? 8.3 तक। तो यही होता है डिजायर्ड रेसिस्टिविटी, कि आपको जो रेसिस्टिविटी चाहिए अपने मटेरियल में वो एलवाई करके मिला सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो में जो आपका ब्रास इस्तेमाल होता है, हर ब्रास एक स्टैंडर्ड का नहीं होता है। कहीं पे ज़्यादा रेसिस्टिविटी के ब्रास चाहिए, कहीं पे कम रेसिस्टिविटी का ब्रास चाहिए। तो मतलब किसी ब्रास में कॉपर की परसेंटेज ज़्यादा होगी, किसी ब्रास में कॉपर की परसेंटेज कम होगी। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई एलवाइंग इज डन। ये बोर्ड की क्वेश्चन की बात हो रही है, स्कूल एग्जाम नहीं, ये आपके बोर्ड में हमेशा पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है जो लास्ट है आज का,
डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस में और रेसिस्टिविटी में क्या फर्क है, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या फर्क है। रेसिस्टेंस के यूनिट पे पहले मैंने लिखा है कि यूनिट इसका ओम होता है, इसका यूनिट ओम मीटर होता है। मतलब रेसिस्टेंस ओम है और ओम मीटर, मतलब 1 मीटर में या कुछ जो भी आपका डिस्टेंस दिया हुआ उसमें प्रति मीटर कितना है, इसका रेसिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर आई। रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, मतलब ज्यादा लेंथ ज्यादा रेसिस्टेंस, कम लेंथ कम रेसिस्टेंस। टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा रेसिस्टेंस, कम टेम्परेचर कम रेसिस्टेंस। तीसरा है एरिया पे, ज्यादा एरिया कम रेसिस्टेंस, कम एरिया ज्यादा रेसिस्टेंस। एंड चौथा है नेचर ऑफ मटेरियल, वो किस मटेरियल पे डिपेंड है, किस मटेरियल से बना हुआ है। रेसिस्टिविटी जो है ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये मेटल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड, मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। नेक्स्ट है आपका रेसिस्टिविटी इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर। सॉरी, यहाँ पे रेसिस्टिविटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे रेसिस्टेंस होना चाहिए। रेसिस्टेंस जो है ये इन ऑल फैक्टर्स जो है, यहाँ पे हमारा ये टर्म रेसिस्टिविटी नहीं है, आप रेसिस्टेंस लिखेंगे, ये रेसिस्टिविटी नहीं है। कि रेसिस्टेंस जो है ये सारे फैक्टर का कॉम्बिनेशन है, जबकि रेसिस्टिविटी ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। सो ये ये मतलब ये एक डिफरेंस बिटवीन है जिसको आपको याद करना है। मैंने ऑलरेडी टॉपिक में बता दिया है कि पिछले टॉपिक्स में आपको क्या है मेन, आपको ये याद रखना है ये चारों फैक्टर्स एंड इस पे उसके आंसर इसके न्यूमेरिकल। तो थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही है। अब आप इतने के बाद से थोड़ा सा आप फॉर्मूला पे सवाल बनाने की कोशिश कीजिए कि सवाल क्या कहता है। जैसे आपको जो बनकर आया R is directly proportional to length, R is directly proportional to T and R is inversely proportional to area। जब इसको हम कन्वर्ट मतलब हम एक साथ लाएंगे तो R is proportional to L into T into 1/A, ऐसा एक बनकर आया। अब इसके बाद क्या करना है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप पहले टेक्स्ट बुक पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, आपको प्रॉब्लम हो और आप मुझसे तब पूछें। मेरा अभी का बताना आपको कोई भी फायदा नहीं देगा। यहाँ पे चूंकि आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है, तब हम लोग क्या करते हैं मैथ्स के नियम से, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम इक्वल टू देंगे। यहाँ पे एक सिंबल आएगा कांस्टेंट, तो उस सिंबल को हम लोगों ने नाम दिया रो, L इंटू टी बाई ए। तो यही आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला है मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ। R is equal to रो इंटू एल बाई ए। टेम्परेचर को फॉर्मूला में आपके क्लास के लेवल पे नहीं लिया गया है, मतलब आपको जो भी निकालना होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकालना होगा। जब आप 12th में जाएंगे तो आपको यही चीज एट टेम्परेचर 20 डिग्री एंड एट टेम्परेचर 25 डिग्री, दोनों अलग अलग वही काम है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे निकालना पड़ेगा और कैलकुलेट करके डिफरेंस बताना होगा। तो मुझे मालूम है आप कहेंगे ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक देखिए और इसके न्यूमेरिकल्स के लिए थॉरो लाइव क्लास का आप वेट कीजिए। मैं आपसे बार बार फिर कहूँगा कि लाइव क्लास के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए कोई सॉल्यूशन नहीं है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।